ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट आपके लिए काम कैसे करेगी, आपके लिए वो आपका देखभाल कैसे करेगा। कौन? सोर्स मतलब हमने अपने संविधान में फंडामेंटल राइट किस संविधान से लिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि यूएसए। लिख लीजिएगा। आर्टिकल 38 में कहा गया है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि ये बेटा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समाज में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करेगा। और आपको आगे भी कहा गया है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हित। बीपीएल की श्रेणी में रहते हैं कई बार जो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लॉयर की फीस वगैरह, तो उनको क्या किया जाएगा? सरकार से मदद दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 39A। राइट टू वर्क मतलब आपको नॉर्मल सी बात है भाई, काम मिलना चाहिए, आप कमाओगे तभी खाओगे। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास डिग्री है, लेकिन सरकार अपने, हमारे भारत देश में पता है ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी। लेकिन उसमें और यूसीसी में फर्क क्या है? वो बेटा जब बोलता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून सबके लिए समान है, उसका मतलब है कानून सबके लिए समान है लेकिन रिलीजन वाइज। आपको ये सोचना है कि यार 48 से मुझे याद कैसे आएगा? 8 वाली स्टोरी याद रखना। खेत में बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में 2 बैल, 2 बैलों की 8 टांगे। क्लियर कट। आप नोटिस कर रहे हो कि मैं दूसरे वर्ड से ही करा रहा हूं। स्वागतम। स्वागतम। चलो बेटा, आवाज अच्छे से आई थिंक आ रहा होगा आपको, एक बार बता देंगे। स्टार्ट करते हैं आपका डीपीएसपी। चलो एक काम करते हैं, आज एक बार सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, डीपीएसपी के पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं, ठीक है? इन डेप्थ लिखिए आर्टिकल 36। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट ये सेम मीनिंग है जो कि हमने आर्टिकल 12 में देखा था। अच्छा, याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल होना चाहिए। 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। तो 12 की ही आपके उसमें है। चलिए दूसरा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में हमने फंडामेंटल राइट्स में देख चुका था। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में स्टेट के 2 मतलब मेन होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक होता है पार्लियामेंट। ये चीज आपको पता था? यहां पर स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। 37 हो जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है भाई? अप्लाई कैसे किया जाएगा ये सारे प्रिंसिपल? सबसे पहले एक काम करते हैं, एक और चीज आपको बेटा डीपीएसपी चालू कराने के पहले, आप बेटा नए हो, 2 चीज बता रहा हूं। हम पढ़ क्या रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संविधान। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। हमारे टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा? पॉलिटी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पॉलिटी। अच्छा हाँ, पॉलिटी और पॉलिटिक्स में फर्क होता है। मैंने हमेशा देखा बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं और सर पॉलिटिक्स स्टार्ट करो। बेटा पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में वैसे मेरे को बिल्कुल ही शौक नहीं है, वो जमता ही नहीं सारा चीज। चलिए फिलहाल अब मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, हमने लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ा था? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपका अगर कोई पूछ ले व्हाट इज फंडामेंटल राइट, ये आपके बेसिक राइट्स है। क्या है? बेसिक राइट्स है। यहां पर राइट्स का मतलब होता है हक, हिंदी में लिखते हुए चलिएगा। राइट्स का मतलब क्या हो जाता है? हक। अभी हम आज क्या पढ़ रहे हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी का पहले फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। यह आपका फुल फॉर्म हो जाएगा डीपीएसपी का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डीपीएसपी का मैंने बता दिया। डीपीएसपी, हाँ मैंने अभी बताया था आपके फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है? द बेसिक राइट्स। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी याद रखना, फंडामेंटल राइट में हमने किसकी बात की थी? पीपल की, आपके हक की बात की गई है। डीपीएसपी क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट आपके लिए काम कैसे करेगी, आपके लिए वो आपका देखभाल कैसे करेगा। कौन? आपका गवर्नमेंट। ये कहा जाता है डीपीएसपी में। दूसरी चीज, अगर कोई पूछे क्या फर्क है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, ये आपके कहां आता है? पार्ट 3 में। ये कहां आता है आपका डीपीएसपी? पार्ट 4 में। तीसरी चीज, दोनों में और भी बड़ा फर्क है आपका, इसका आर्टिकल 12 से लेके कहां तक होता है? 35 तक। आपके फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक आर्टिकल्स थे? 12 से 35। और जो लोग नए हैं, यहां पर आर्टिकल्स का मतलब क्या हुआ बेटा? रूल्स। हमारे संविधान में टोटल कितने आर्टिकल है? 395। डन। मुझे हमेशा इतना ज्यादा बेसिक इसलिए लेना पड़ता है, बहुत बार नए नए लोग आते हैं, अदरवाइज इतने बार ये बेसिक बार बार नहीं लूंगा। लेकिन हो सकता है किसी को पहले से भी ना पता हो तो वो क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए लेंदी और बोरिंग क्लास भी हो जाती होगी इसके कारण। चलिए ठीक है, डीपीएसपी आपका
आर्टिकल 36 से कहां तक होता है? 51 तक होता है। चौथा चीज और क्या पूछ सकता है दोनों के बीच का फर्क? हमने फंडामेंटल राइट्स किसी के तो संविधान से चुराया होगा, लिया होगा। सोर्स, सोर्स मतलब हमने अपने संविधान में फंडामेंटल राइट किस संविधान से लिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि यूएसए। लिख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स कौन से संविधान से लिए हैं? अमेरिका। डीपीएसपी लिया है बेटा आयरलैंड से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डीपीएसपी का सोर्स क्या है, कौन से संविधान से लिए? आयरलैंड से। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, क्वेश्चन पूछा गया था आयरलैंड ने कहां से लिया है? आंसर है स्पेन। आयरलैंड ने खुद ने डीपीएसपी कहां से लिया है? स्पेन से। आई थिंक ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। इतना हो गया लिख के? लिख लीजिए। पहले तो फर्क आपको पता होना चाहिए। अभी आपको पता है ये सब तो चिल्लर वाले डिफरेंशिएशंस थे। सबसे मेजर डिफरेंशिएटर इसके बाद बता रहा हूं। हो गया ना? सबसे मेजर इकलौता डिफरेंशिएटर आपका हो जाएगा वो ये आपका फंडामेंटल राइट है और ये आपका डीपीएसपी है। फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल इन नेचर, जस्टिसिएबल है, और आपका डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब क्या है? आपका अगर फंडामेंटल राइट यानी आपका हक आपसे छीना जाता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए काम कैसे करेगी। सो अगर आपका 36 से लेके 51 तक सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा रही है, फिर भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। वहां पर लिखा गया है कि सरकार काम करेगी अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के अनुसार। अगर उनके पास पैसा नहीं है, आर्टिकल 39A में कहा गया है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आप गरीब हो आपको फ्री में लॉयर देना। मान लेते हैं आपको फ्री में लॉयर लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया कोर्ट में जाके कि मेरे को फ्री में लॉयर नहीं दे रहे। ये चीज समझ में आ रहा? फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। नाम में ही बेटा देखो नो जस्टिस, नो जस्टिस मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इतना चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। यही चीज आपकी आगे जाके अब हम देख लेते हैं। आर्टिकल हमने 36 देख लिया, आर्टिकल हमने 37 देख लिया। चलिए अब आएगा आपका आर्टिकल 38। 38 लिखते हुए चलिएगा। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट या प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अब बताता हूं आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 38 में कहा गया है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि ये बेटा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समाज में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करेगा। और आपको आगे भी कहा गया है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हित के लिए काम करे। वेलफेयर मतलब क्या हो जाएगा? हित, लोगों के लिए काम करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। 38 के अंदर ना एक चीज आती है, अब ये हिडन मीनिंग है, इक्वल, ये अलग से ब्रैकेट में लिख देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ मैन प्लस वुमन। यानी कि बेटा काम करने मतलब काम की जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वो आदमी और औरत दोनों को इक्वल मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट की कोई पर्टिकुलर सर्विस आ रही है जिसमें सिर्फ मेल्स के लिए निकाला जा रहा है और फीमेल्स के लिए नहीं निकाला जा रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, 38 के अंदर ही बोल रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल 38 क्लियर हो गया। आर्टिकल 39 आएगा। अच्छा, स्टार्टिंग के 3-4 आर्टिकल थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके बाद हाँ आपको यहां हाईलाइट क्या करना है, ये वेलफेयर ऑफ पीपल, ये समझ में आ रहा है? वेलफेयर ऑफ पीपल, इसको हाईलाइट कर लो। और दूसरा हाईलाइट करना है सोशल ऑर्डर। बस यही दो वर्ड याद करना है, सोशल ऑर्डर और वेलफेयर ऑफ पीपल। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। अब आएगा आपका आर्टिकल 35, प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट मत लिखो स्टेट, आदत स्टेट की ही होनी चाहिए। कुछ प्रिंसिपल्स है जो फॉलो करती है सरकार, कोई भी स्कीम बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ेंगे जो कि आपके डीपीएसपी में दिए हुए हैं। यहां पर प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाता है? कुछ सिद्धांत, ठीक है, जो फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और आपके लिए बेटा बाहर जब भी वर्ड स्टेट दिख रहा है इसका मतलब राज्य नहीं, इसका मतलब सरकार। आप लिख लीजिएगा, स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट। आप कभी भी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो
और न्यूज़पेपर में लिखा रहता है स्टेट हैज टू टेक द डिसीजन, इसका मतलब है सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? सरकार। आप जब संविधान पढ़ते हो तो स्टेट का मतलब सरकार होता है। अगला आ जाता है आपका आर्टिकल 40। अच्छा 40 के पहले 39A, ये अलग से बता रहा हूं। 39A, 39A में कहा गया है, इसको 10 स्टार दे देना, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब आपको जो भी कानूनी रूप से आपकी मदद की जाएगी, मतलब फ्री में लॉयर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39A। लेकिन फ्री में लॉयर किसको दिया जाता है बेटा? जो बीपीएल की श्रेणी में रहते हैं, कई बार जो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लॉयर की फीस वगैरह, तो उनको क्या किया जाएगा? सरकार से मदद दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 39A। आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 40 में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। भाई नॉर्मल सी बात है, गांव में आपने देखा होगा विलेज एरिया में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको प्रॉपरली स्टेब्लिश करना, ताकि ग्राम पंचायत गांव लेवल पे अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो कहां जाएगा? ग्राम पंचायत में जाएगा। याद रखना हमारे भारत में पंचायत, स्पेशली आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि पंचायत को कितने बॉडी में डिवाइड किया गया है? 3। फिर से मैं नीचे से ऊपर बता रहा हूं। नीचे सबसे कौन होता है? ग्राम पंचायत, मतलब गांव के अंदर। इससे ऊपर वाली बॉडी का नाम है पंचायत समिति, तालुका लेवल पे। इसके ऊपर जिला में सिर्फ एक ही जिला परिषद होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक। तो ये 3 बॉडीज याद रखिएगा। पंचायत हमारा क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए पंचायत में टोटल कितनी गवर्नमेंट है? 3 टीयर गवर्नमेंट। और मैं बताना चाहूंगा पंचायत भी एक गवर्नमेंट है, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत। लिख लीजिएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। डन। ये डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे, पंचायत अलग से पढ़ने वाले हैं। अभी तो आर्टिकल 40 याद करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये एक और चीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत नहीं ग्राम पंचायत। यहां पर वो तो मैंने पंचायत के अंदर बता दिया कि 3 बॉडीज होती है। आर्टिकल 40 केवल ग्राम पंचायत से डील कर रहा है, ये याद रखना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। अब याद कैसे रहेगा वो बता रहा हूं। ट्रिक देखो, यहां से थोड़ी बहुत ट्रिक आपकी आ जाएगी। ग्राम में कितने लेटर है? 4। और वर्ड का पहला ही वर्ड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में ओ आ रहा है, 4 के आगे ओ डालो, क्या बन जाएगा? 40। सुपर इजी। ग्राम पंचायत का आर्टिकल याद रखिएगा। अब आपका आएगा बेटा आर्टिकल 41, जिसमें कहा गया है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। यहां पर आंबेडकर जी को बुद्धि तो थी, उन्होंने 3 शब्द डाले हैं 41 में, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, लेकिन यहां पर ये सेंटेंस डाल दिया इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ केसेस में आपका राइट टू वर्क, इसको बेटा रिस्पेक्ट किया जाएगा, राइट टू एजुकेशन की रिस्पेक्ट की जाएगी, और पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक यहां असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। जो लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक होगी, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। मदद कब की जाएगी सरकार द्वारा? कुछ केसेस में। अब वो कुछ केसेस क्या हो सकते हैं, सोचिए भाई। राइट टू वर्क ये लोगों का काम है। राइट टू वर्क मतलब आपको नॉर्मल सी बात है भाई, काम मिलना चाहिए, आप कमाओगे तभी खाओगे। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास डिग्री है, लेकिन सरकार अपने, हमारे भारत देश में पता है ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी। तो उस केसेस में, जिस केस में आप बहुत ज्यादा बेरोजगार हो, आप कमा नहीं पा रहे हो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। पढ़े लिखे लोगों के लिए सरकारी, आपने देखा होगा सरकारी एग्जाम से निकालते हैं, रेलवे है, ये है, वो है, वो सरकार की जिम्मेदारी हो गई। अब कुछ लोग जो पढ़े लिखे है ही नहीं, जिनका काम केवल किसानी है, भाई फार्मर्स है, उनके लिए सरकार ने, आपने देखा होगा, लिख लीजिएगा, ये हमने करंट अफेयर में किया था, मनरेगा, याद है? मनरेगा स्कीम 2005 में आया था। सो मनरेगा स्कीम के तहत सरकार क्या बोलती है, आपको मिनिमम कितने दिन का काम दिया जाएगा? 100 डेज ऑफ वर्क दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41। ये है आपका डीपीएसपी। आप रूटीन लाइफ में जो भी चीजें न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, सरकार काम कर रही है, वो क्या कर रही है एक्चुअल स्कीम बनाने के लिए, वो आर्टिकल डीपीएसपी का यूज करती है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सरकार कोई भी अगर स्कीम बना रही है तो बताइए संविधान के किस पार्ट को वो मेंशन या बेसिस बना के अपनी पूरी स्कीम बनाती है? आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 4 डीपीएसपी। अभी मैंने एक स्कीम का आपको एग्जांपल दिया,
मनरेगा अगर लॉन्च कर रही है तो अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल के थ्रू करती है? 41, यानी उसके लिए वो उसको इंप्लीमेंट कर किया जाता है। अब याद रखिएगा, हम बोलते हैं ना काम को हमेशा नंबर 1 पर रखना चाहिए। आपका काम ही पूजा है, काम ही कर्म है। सो काम मतलब क्या? राइट टू वर्क हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। तो आपके यहाँ क्या आ रहा है? 1 जहां पे भी आएगा आंसर वही हो जाएगा। 1 दो ही जगह आने वाला है, एक 41 में। देखो एक और चीज बता रहा हूं, डीपीएसपी की रेंज क्या है? 36 से 51, दो ही जगह 1 आने वाला है, 41 और 51। सो 41 में 1 आ चुका है। आपको याद रखना है बेटा, नंबर 1 पे आपको हमेशा अपना काम रखना चाहिए। तो राइट टू वर्क। और आप लोग स्टूडेंट हो इसलिए आपको काम तो अभी आप कर नहीं रहे हो, सो आपको नंबर 1 पे क्या रखना चाहिए? अपना एजुकेशन। सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है, फिर ही तभी आपको काम मिलेगा। तो दो चीजें आपकी आ गई। अब यहां पर आ जाता है ये सर्टेन केसेस क्या है। एक केस तो मैंने बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ वर्ड पब्लिक असिस्टेंस भी यूज हुआ है कि भाई पब्लिक मतलब हमारे लोगों की सरकार मदद करेगी। किस केसेस में कर सकती है? हो सकता है भाई बुढ़े लोग हैं, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चा लात मार के निकाल देता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ओल्ड एज होम स्टेब्लिश करना, उनके लिए सारा कुछ ना कुछ करना। ये सारी चीज समझ में आ रही है? अब आपका आएगा आर्टिकल 42। अच्छा एक और चीज, मैं जैसे लिखा रहा हूं ना, ये बहुत सिंपल तरीके से लिखा रहा हूं। रियल वाले आर्टिकल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लिखे गए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। आपको पढ़ाई में रियल वाले आर्टिकल्स भी पढ़ लेना, लूसेंट टूसेंट थोड़ा बहुत देख लेना, तो मतलब वो वहां थोड़े अलग तरीके से लिखा गया होगा, वो आदत होनी चाहिए। ठीक है, मैं हाईलाइटेड चीजें पूरी लिखा रहा हूं, सिंपल तरीके से पहले याद कर लो, तब आपको आसान हो जाएगा। 42 में ना 2 आ रहा है, तो 42 में ना टोटल दो चीजें हैं जो आर्टिकल 42 डील करता है। एक है आपका वर्किंग कंडीशन। क्या है? वर्किंग कंडीशन प्लस मैटरनिटी रिलीफ। डन। मैम वर्किंग कंडीशन बता देता हूं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप कहीं पे भी काम करते हो, जैसे सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हो, तो सरकार आपको प्रॉपर वेंटिलेशन देगा। भाई जहां काम कर रहे हो आपका वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा अच्छी आनी चाहिए, सर के ऊपर पंखा होना चाहिए प्रॉपर। आप जहां पे भी काम करते हो तो उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं कि 8 घंटे से ज्यादा भाई पब्लिक वर्क नहीं होना चाहिए, हॉलीडे होना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो आपके वर्किंग कंडीशन का क्या रखेगी? ख्याल रखेगी। दूसरी चीज मैटरनिटी रिलीज। संविधान में यह कहा गया है कि अगर एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, मैटरनिटी रिलीफ मतलब क्या भाई? माँ, अगर कोई माँ बनने वाली है, कुछ भी बनने वाली है, तो उनको रिलीफ दिया गया है। अगर कोई लेडी है प्रेग्नेंट है, तो आपने देखा होगा कॉर्पोरेट सेक्टर, इवन प्राइवेट सेक्टर में उसको 6 महीने की पेड लीव दी जाती है। तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 42 के अंदर मैटरनिटी रिलीफ दिया गया है। एक चीज याद रखना, पैटर्निटी रिलीफ के बारे में संविधान पे कहीं पे बात नहीं की गई है बेटा। अगर आप बेटा, सरकार केवल आपका ख्याल रख रही है, हम लोग अपना ख्याल खुद रखेंगे। तो याद रखना, मैटरनिटी मतलब मम्मा लोगों का ख्याल। ठीक है, अब आपका आएगा आर्टिकल 43, लिविंग वेजेस, LIVING, लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर्स। अब मैं बताना चाहूंगा, सरकार ना मजदूरों का भी ख्याल रखती है। वर्कर मतलब क्या हो गया? मजदूर। और वेजेस, WAGES, वेजेस याद रखिएगा, वेजेस को हिंदी में बोलते हैं मजदूरी। यानी अगर लेबर जो अपनी सैलरी कमाता है उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है वेजेस। अब ये याद कैसे रहेगा? आर्टिकल 43 के अंदर वेजेस है। बेटा एक चीज बताना चाहूंगा, डब्ल्यू के अंदर कौन सा, ये मेन तो यही है ना, इसको आप याद कर लो। वेजेस को डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ। आपको केवल एक ही वर्ड याद रखना है, वेजेस। डब्ल्यू को अंदर कौन सा नंबर छुपा हुआ है? 3। डब्ल्यू के अंदर हल्का सा रोटेट करो, कौन सा वर्ड बन जाएगा? 3। अब 3 बेटा दो ही, एक ही जगह आने वाला है वैसे तो, सेकंड डिजिट में। 36 से 51 के बीच में एक ही जगह सेकंड डिजिट पे आएगा, और वो आपका हो गया 43। क्लियर कट हो गया। अगला वाला देख लेते हैं, आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लिख लीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। करंट अफेयर में हमने पढ़ा था, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने UCC को इंप्लीमेंट किया है आफ्टर फ्रीडम। ऑप्शन में उत्तराखंड न दिखे तो आंसर हो जाएगा गोवा, लेकिन गोवा ने बेटा भारत को आजाद होने के पहले UCC वहां इंप्लीमेंट किया गया था। अब UCC तो मैंने बता दिया, UCC का मतलब ही होता है बेटा कानून सबके लिए समान। आर्टिकल 14 में भी तो यही कहा गया था, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। लेकिन उसमें और UCC में फर्क क्या है? वो बेटा जब बोलता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून सबके लिए समान है, उसका मतलब है कानून सबके लिए समान है लेकिन रिलीजन वाइज। वहां पर रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहा है आर्टिकल 14। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो एग्जाम्पल, सो आपके इसमें मल्टीपल मैरिज करना, शादी करना अलाउड है। और हिंदूज में क्या है? एक ही शादी है, मतलब मुसलमानों के लिए वहां अलग लॉ हो गए, हिंदूज के लिए अलग हो गए। सो समझ में आ रहा है? लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है रिलीजन गया तेल लेने, सबके लिए कानून एक समान है। अगर आप मुस्लिम हो तो भी एक शादी करोगे, पूरे भारत के लिए, पूरे राज्य के लिए क्या होगा? एक कानून होगा, वो बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कैसे याद रहेगा? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आपने देखा होगा स्कूल यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म हमेशा एक समान होता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो एक समान आने वाला है 36 और 51 के बीच में? 4 और 4, यहीं पर यूनिफॉर्मिटी आ रही है। आर्टिकल आएगा आप 45 में कहा गया है एजुकेशन। अब एक और चीज, आर्टिकल 45 के नीचे 21A लिख लेना। याद है आर्टिकल 21A मैंने कराया था फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट और 45 में फर्क क्या है? दो जगह एजुकेशन आ गया। आर्टिकल 21A में कहा गया था इट इज योर फंडामेंटल राइट कि आपको 14 साल की उम्र तक, 14 साल की उम्र तक घर में पढ़ाया जाएगा। आपका बेटा वो हक कोई नहीं छीन सकता। समझ में आ गया? आर्टिकल 28 में क्या कहा गया था? राइट टू एजुकेशन। लेकिन राइट टू एजुकेशन कौन सी एज के लिए था? 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। आर्टिकल 45 में एजुकेशन की बात की गई है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6, यानी कौन सी उम्र तक? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। तो आंसर है एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6, यानी चिल्ड्रन को बेटा। और हाँ एक और चीज, आर्टिकल 47 दो चीजों से डील करता है, एजुकेशन पूरा लिख लो एंड चाइल्डहुड केयर। चाइल्डहुड केयर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बेटा बच्चों को वो उसका केयर करेगा। बच्चों के लिए आपने देखा होगा अलग से एक चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है, और बच्चों के लिए वो धीरे धीरे अलग अलग पॉलिसीज बनाते रहते हैं। क्लियर कट हो गया आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21A में फर्क समझ में आया? 21A कहां की पढ़ाई की बात कर रहा है? 6 से 14। 45 कहां की बात कर रहा है? 6 साल तक। पक्का समझ में आया? अब आर्टिकल 46 आएगा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमोंग, यानी सरकार बेटा प्रमोट करेगी एजुकेशन को SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डन? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन को प्रमोट करे। आपने देखा होगा आम्बेडकर जी, हालांकि ये थोड़ा पुराना हो गया, आज तो बेटा हर कम्युनिटी के लोग पढ़ रहे हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, ओपन हो, हर कोई पढ़ता है। पुराने जमाने में क्या है बेटा, इनको पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो आम्बेडकर जी ने उस समय क्या करा था, ये सरकार के ऊपर डाल दिया था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई SC, ST और जो अदर वीकर सेक्शन है जिनको छुआछूत बहुत हो रहे हैं, स्कूल के अंदर ही नहीं घुसा जाता था, तो उनके ऊपर आप प्रमोट कीजिए, उनको बुलाइए सरकारी स्कूलों में। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे मैं बताना चाहूंगा आर्टिकल 46 का उपयोग कैसे होता है। आपने देखा होगा जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन स्पेशली यहाँ पर ट्राइब्स आते हैं, आदिवासी लोग अपने बच्चों को पढ़ने ही नहीं भेजते। सरकार क्या बोलती है? 10th पास कराओ 20,000, ग्रेजुएशन पास करा दो 1,50,000, यानी उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। भाई आप पढ़ाई करो, स्कॉलरशिप हम देंगे, पढ़ाई के लिए आपको कहीं पे भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रमोशन किया जा रहा है किसका? एजुकेशन का। किसमें? SC, ST और वीकर सेक्शंस के लिए। अब आपका नेक्स्ट आर्टिकल आएगा 47। बात पहले कर लेते हैं 47 याद कैसे रहेगा। फिलहाल इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू राइज द न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो BPL श्रेणी के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, आपको पता है ना कुपोषित बच्चा पैदा होते थे भारत में, तो कुपोषित बच्चों को आपने देखा होगा राशन कार्ड दिया जा रहा है फ्री में। न्यूट्रिशन लेवल, उनके न्यूट्रिशन लेवल, कोई बच्चा कुपोषित पैदा नहीं होना चाहिए तो उनको आप राशन फ्री में बांटिए। न्यूट्रिशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अपना एक अच्छा मेंटेन कर पाए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। एंड पब्लिक हेल्थ, मैं बताना चाहूंगा आपको पूरे आर्टिकल 47 में सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, वो है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ याद कैसे रहेगा? दुनिया का सबसे आसान काम है पब्लिक हेल्थ याद रखना। 47 के अंदर कौन सा वर्ड है, कौन सा नंबर है? 7। अब एक काम कीजिए, नीचे नोट लिख लीजिएगा, हर साल हम 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाते हैं, तो बेटा 47 में 7 से आपको सीधे हेल्थ याद आना चाहिए। तो पब्लिक हेल्थ बहुत सिंपल है। अच्छा, हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बेटा बर्थडे था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इतना चीज हो गया हो तो हम आगे बढ़े। आज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? आर्टिकल्स। हमने DPSP को छुआ भी नहीं है, अभी सिर्फ आर्टिकल्स करा रहा है। हमने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल्स ही की है, इसको डिटेल में फिर देखेंगे।
अब आएगा आपका आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में कहा गया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसका मतलब क्या है भाई? आपको खेतों के लिए देखा है कई बार सरकार फ्री में खाद देती है कि ज्यादा से ज्यादा आप उत्पन्न कर पाओ, गेहूं है, अनाज है, सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें सरकार बीच बीच में आपको दे रही है। अच्छा एक बात बताइए, याद कैसे रहेगा आर्टिकल 48 से कि इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आता है? एग्रीकल्चर मतलब क्या बेटा? खेत। हिंदी में क्या बोलते हैं? खेत। खेत में हम क्या चलाते हैं? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में कितने बैल होते हैं? दोनों बैलों की कितनी टांगे? 8। घंटीला। याद रखना है बेटा, ऐसे ही तो याद हो जाएगा। कुल मिला के आपको प्रश्न के अंदर ही उत्तर खोजना है। आपको ये सोचना है कि यार 48 से मुझे याद कैसे आएगा? 8 8 वाली स्टोरी याद रखना। खेत, खेत में बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में दो बैल, दो बैलों की 8 टांगे। क्लियर कट। आप नोटिस कर रहे हो कि मैं दूसरे वर्ड से ही करा रहा हूं। लेटर सेकंड ही होना चाहिए। जैसे 47 में 7 आया, 7 तारीख को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को हेल्थ डे, पब्लिक हेल्थ। ये समझ में आ रहा है? 44 में 4 4 एक समान है, एक समान वाली चीजों को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिंपल आ रहा है। 43 में 3 आ रहा है। ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें 3 आता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर वेजेस। आपको कुछ करना नहीं है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, सिर्फ जाके एक दो बार रीड करना है। अगर एक दो बार रीड किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। किया तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी बेटा, एग्जाम निकल जाएगी, नहीं तो आप निकल जाओगे। दो में कोई एक चीज निकलेगी। ठीक है। आर्टिकल 48 ए की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 48 में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ, आप याद रखना एनवायरमेंट की स्पेलिंग कोई गलत नहीं लिखेगा, एनवायरमेंट, वीरोनमेंट। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। सरकार देखना पेड़ पूड़ ज्यादा पूरा जंगल काटने नहीं देती है, तो ये बेटा 48 ए के तहत सरकार की जिम्मेदारी है जो ज्यादा पेड़ वेड़ ना काटे। आर्टिकल 49। अब एक बात बता रहा हूं, 49 में वर्ड क्या, सेकंड डिजिट क्या आ रहा है? 9। आपने नोटिस किया आर्टिकल 19 क्या था? पार्ट 19 क्या था? सॉरी, पार्ट 19 क्या था? मिसलेनियस। अब बता रहा हूं, एम के अंदर भी 3 छुपा हुआ है, लेकिन हमने कभी भी 3 का उपयोग कैसे किया है? स्क्वायर से। एम का स्क्वायर क्या था? यानी 3 का स्क्वायर क्या है? 9। सो आपका पार्ट 19 क्या हो गया? मिसलेनियस। आपने नोटिस किया पार्ट आपका आर्टिकल 29 क्या था? कौन बताएगा आर्टिकल 29 क्या है? इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज में देखो फिर से एम आ गया। सो हम अभी तक नोटिस किया कि जब भी 9 आ रहा है तो हम कौन सा लेटर आएगा? एम। 49 में भी एम आने वाला है। पार्ट आपका 19 क्या था? मिसलेनियस। आर्टिकल 29 में 9 आ रहा है तो फिर से एम से क्या आया? माइनॉरिटी। आपको बेटा अभी क्या करना है? डीपीएसपी। अब आएगा यहां पर पार्ट, सॉरी, आर्टिकल 49। 49 में 9 आ रहा है मतलब एम से कुछ तो आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट, यहां पर मॉन्यूमेंट को डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। एम, एम जब भी दिखता है बेटा एम का रिलेशन सीधा 9 से हो जाता है। हम एम को 3 नहीं कंसीडर करते हैं, 3 का स्क्वायर कंसीडर करते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो आपको ये दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे 43 में बेटा डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू में डायरेक्ट 3 छुपा हुआ है, एम में भी 3 छुपा हुआ है, लेकिन हम एम हमेशा क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। अब तक तो यही किया है। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है बेटा आपकी पुरानी इमारतें। एग्जाम्पल, मॉन्यूमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, सीएसएमटी भी चल जाएगा, और ज्यादा अच्छा दे देता हूं, आगरा, लाल किला, ताजमहल, ये सारी चीजें। आगरा मतलब आगरा का ही ताजमहल। लिख लीजिएगा मॉन्यूमेंट का एग्जाम्पल। एक हो जाएगा आपका ताजमहल और एक हो जाएगा आपका लाल किला। यानी सारी पुरानी बिल्डिंग। सीएसएमटी भी चलेगा, 2003 में उसको डिक्लेयर किया गया था। सीएसएम 2004 में डिक्लेयर किया गया था हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट। रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यूनेस्को साइट पे कुछ भी पूछ सकता है। भारत में अभी 43rd यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया था, क्या नाम था? मोइडम। कहां पर है? आसाम। किसने बनाया था? आसाम की डायनास्टी का नाम कोई बताएगा? अहोम डायनास्टी। चलो ठीक है। फिलहाल अब आपका आएगा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कहा गया है सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसका कोई मुझे मतलब समझाएगा? सेपरेशन, यहां पर हम सेपरेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। किसको? ज्यूडिशियरी को। किससे? एग्जीक्यूटिव से। मतलब ज्यूडिशियरी का मतलब होता है बेटा कोर्ट। हमारे भारत में कोर्ट को और एग्जीक्यूटिव को, दोनों बॉडीज को अलग अलग रखना चाहिए। यहां पर एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल बता रहा हूं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और एजीआई।
ये याद रखिएगा, ये 4 लोग किसके अंदर आते हैं? एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। आपको कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव। ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हो गया, स्टेट एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको 4 लोग बता दिए जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इसका मतलब है हमारी कोर्ट पे इन लोग हुक्म नहीं चलाते। प्रेसिडेंट ये नहीं बोलता चल ये वाला डिसीजन दे दे, पीएम ये नहीं बोलता चलो हमारे हक में डिसीजन दे दो। हमारी जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, अलग है। समझ में आ गया? इसका सीधा मतलब हुआ सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ज्यूडिशियरी का मतलब क्या हो गया बेटा? कोर्ट। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अच्छा एक और चीज, ये सोर्स याद आया? इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी हमने कहां से लाया था? इट इज अमेरिका। इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी भूलना नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ, तो हमारा आर्टिकल 50 उसी पर बेस्ड है। इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी आपका बेटा कुछ चीज छूटा हुआ है। अच्छा लेकिन डीपीएसपी अभी समझ में आ रहा है? पक्का? चलो ठीक है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 होगा आपका इंटरनेशनल पीस। यहीं पर आपका पूरा का पूरा डीपीएसपी खत्म होता है। अब इंटरनेशनल पीस क्या है भाई? इट इज द अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो इंटरनेशनल पीस मेंटेन करे। इंटरनेशनल पीस कैसे मेंटेन होगा? मतलब खुद को जबरदस्ती किसी देश के साथ वॉर में इंडल्ज नहीं करना है, एंगेज नहीं करना है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो आपको पीस को मेंटेन करके रखना है। ये किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। कि भाई ऐसा ना हो कि ऐसे बोर हो रहा है मोदी जी को, चलो बोले एक काम करते हैं मिसाइल छोड़ दो पाकिस्तान पे, नहीं तो बेटा पीस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अनटिल और अनलेस, वैसे भी हमारी पॉलिसी क्या है, जब तक हम पे कोई अटैक नहीं करता हम रिटर्न में उसको रिटेलिएट नहीं करते, हमेशा अपने खुद से इनिशिएट नहीं करते। सो इंटरनेशनल पीस यानी, और एक और चीज इंटरनेशनल रिलेशन भी बोल सकते हो। सरकार को एक इंटरनेशनल रिलेशन, अच्छे गुड रिलेशन बना के रखना चाहिए विद द अदर कंट्रीज। पक्का समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी इसका पूरा वो है आर्टिकल, इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी। इसी के साथ बेटा आज आपका डीपीएसपी खत्म होता है। आर्टिकल्स हमने पहले क्या कर चुके हैं? फंडामेंटल राइट्स। आपका पेपर हुआ? पेपर मैंने भेजा था ना? अरे सर को भेजा था, आपका पेपर नहीं हुआ है? मैंने पेपर अच्छे से निकाला, सब अच्छे से भेजा। चलो हो सकता है भूल गए होंगे, कल ले ले। अच्छा कब ले आप बताओ आपका? अरे भाई साहब, हाँ एक मिनट रुको, पहले इसको रख देते बेटा। आई थिंक ज्यादा लोग भी कनेक्ट नहीं थे, जब भी सब कान को जा बत्ती बुझा करके सब सो गए। हाँ चलो ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है? ये चल रहा नहीं अच्छे से।